आज हम कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित लेखिका कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखा बचपन संस्मरण का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखिका अपने बचपन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते हुए आज के बच्चों से कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। तो लेखिका अपने बचपन के बारे में जानकारी दे रही हैं और वो कहती हैं कि आज वो इतनी बड़ी हो गई कि आज के बच्चों की वो दादी, नानी, बुआ, मौसी कुछ भी हो सकती हैं। लेखिका को उनके परिवार में सब जीजी कहकर पुकारते थे और वो आज इतनी बड़ी हो गई कि वो सयानी महसूस करती हैं। इसका कारण पिछली शताब्दी में पैदा हुआ बताती हैं इसका कारण। और लेखिका कहती हैं कि जब वो छोटी थी, आपके जितनी उम्र की, बच्चों के उम्र की, तो अपने बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती थी। बच्चों, यहाँ शताब्दी शब्द लाल रंग में दर्शाया है जिसका अर्थ होता है 100 वर्ष का समय। तो शत का मतलब 100 और अवधि का अर्थ वर्ष यानी साल, तो 100 साल का समय। आगे लेखिका कहती हैं, अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो बच्चों, यहाँ लेखिका ने अपने जीवन में पहने विभिन्न प्रकार के कपड़ों की जानकारी दी कि उन्होंने विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहनी हैं। लेखिका कहती हैं कि वे रंग बिरंगे कपड़े पहनना बहुत पसंद करती थी उस समय, और यहाँ उन्होंने अपने इसी अनुभव की जानकारी हमें दी है। आगे लेखिका कहती है कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। तो बच्चों, लेखिका ने बताया कि जब वो छोटी थी, विद्यालय जाती थी, तो हर रविवार को, इतवार जो यहाँ है, इतवार का अर्थ होता है रविवार, तो हर रविवार को अपने जूते और मोजे साफ करती, जूते पर पॉलिश करके उनको चमकाती थी। सरवर शब्द आया, ये लेखिका का कोई परिचित व्यक्ति है जिसको लेखिका ये बातें संबोधित कर रही हैं।
आरामदेह, आरामदेह जो शब्द है इसका अर्थ है आराम प्रदान करने वाला, यानी आराम देने वाला। आगे लेखिका कहती हैं कि हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। तो यहाँ लेखिका ने देखो एक नई बात बताई और उन्होंने कहा कि जब उनको कभी नए जूते मिलते और उनको पहनकर कभी अगर लंबी यात्रा पे, सैर का मतलब यात्रा, लंबी यात्रा पे निकलना होता तो छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो यहाँ इसका तात्पर्य है कि जब नए जूते लिए जाते हैं तो कई बार वो पैर काटने लगते हैं जिससे छाले हो जाते हैं पैर में। तो उनसे बचने के लिए लेखिका रुई अपने पास रखती और जैसे ही छाले होने लगते तो वो रुई जूते के अंदर डाल दी जाती। आगे लेखिका कहती हैं कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। बच्चों, प्रस्तुत चित्र में ऑलिव ऑयल और कस्टर्ड ऑयल दिखाया है जिसका सेवन लेखिका को हर शनिवार को करना पड़ता था। उनके घर वाले ये दोनों तेल उनको उनके स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए पिलाते थे, जो कि लेखिका को अच्छा नहीं लगता था। आगे लेखिका कहती हैं कि छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली आने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी, समोसा, पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। तो लेखिका यहाँ बताती है कि किस तरह से आज यह समय इतना बदल चुका है कि पहले और आज के समय में बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। लेखिका कहती है कि उस समय कुछ घरों में ग्रामोफोन थे जो कि रेडियो के तरफ एक तरफ दूसरी तरफ चित्र में दर्शाया है, और रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे जो कि आज घर घर में होते हैं। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आज आइसक्रीम हो गई। पहले कचौड़ी समोसा था वो आज पेटीज में बदल गया है। शहतूत, फालसे और खसखस के जो शरबत थे वो कोक पेप्सी में बदल चुके हैं। आगे लेखिका कहती हैं कि उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। लेखिका कहती कि उनको हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट होती थी और लेखिका के पास सबसे ज़्यादा होती थी। आगे लेखिका कहती हैं कि मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के काफेल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी।
रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़। आग आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने और गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। तो बच्चों, लेखिका ने अपने समय के, जो कि शिमला के महत्वपूर्ण फल हैं, जैसे कि चित्र में ऊपर दर्शाया है, यह कसमल होती है जो कि लेखिका को बहुत अच्छी लगती थी। दूसरी चेस्टनट, जिसके बारे में लेखक ने कहा कि उसको आग में भूनकर छिलके उतारकर मुंह में खाया जाता। बीच में चेस्टनट के दोनों चित्र दिखाए गए हैं। यह इस तरह का फल होता है। और तीसरा है काफेल, जो कि बहुत ही अच्छा लगता लेखिका को। इसके खट्टा मीठा स्वाद लेखिका को भाता था और यह चित्र में दिखाया है। ये तीनों ही शिमला के महत्वपूर्ण फल हैं। आगे लेखिका कहती हैं कि उस समय जो चने की पुड़िया होती थी, चना जोर गरम, वह आज भी देखने को मिलती है। और लेखिका कहती है कि पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। जैसा कि चित्र में दिखाया है, इस तरह से चना डालने के लिए मसाला, चना आदि, और ये इस तरह से पुराने कागज़ की, अखबार के कागज़ की एक पुड़िया बनाई जाती थी, जिसमें हाथ का कमाल दिखाई देता है। आगे लेखिका कहती हैं कि नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। यानी बच्चे इस चना जोर गरम को खाकर बड़े आनंदित होते थे। आगे लेखिका कहती है कि छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। तो यहाँ पर लेखिका ने शिमला के बारे में जानकारी दी है, वहाँ के घोड़ों पर की जाने वाली सवारी की, और रंग बिरंगे गुब्बारे और जाखू पहाड़, चर्च की घंटियाँ, इन सब की जानकारी लेखिका ने दी है। आगे लेखिका कहती हैं कि गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल का मतलब होता है तेज ध्वनि, यानी शोर की आवाज़। कोलाहल तेज आवाज़ को ही कहते हैं। आगे लेखिका कहती है कि सर्वर, स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा। थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है, पंख पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। यानी बच्चे उस समय किस प्रकार से ऊपर आसमान में उड़ते जहाज को देखने के लिए बाहर निकल आते थे और आश्चर्य से देखते थे
कि देखो कितना भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है आसमान में, और थोड़ी ही देर में वो गायब हो जाता। और दूसरी चीज़ लेखिका ने बताया कि वहाँ किस प्रकार से जो शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था, उसके छोटे छोटे डिब्बे बड़े सुंदर लगते थे। आगे लेखिका कहती हैं कि उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहना दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। यानी जब लेखिका ने आंखें चेक करवाई और उनको चश्मा लगाने के लिए कहा, तो डॉक्टर ने कहा था कि कुछ दिन लगाओगी तो उतर जाएगा चश्मा, जब आपकी आंखें ठीक होने लगेंगी। तो मैं भी लोगों को यही जवाब देती। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। यानी लेखिका कहती है कि डॉक्टर ने जो आश्वासन दिया था वह आज तक चश्मा नहीं उतरा, हाँ नंबर जरूर कम होता रहा है। आगे लेखिका कह रही कि इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ कि यह चश्मा मेरी आंखों पे लगा है और यह उतर नहीं पाया। क्यों? लेखिका कहती हैं कि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुराने लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। तो लेखिका ने अपनी आँखों पर लगे चश्मे का उत्तरदायित्व अपने आप को ठहराया है। लेखिका कहती है कि वह दिन की रोशनी को छोड़कर रात को टेबल लैंप के सामने पढ़ाई लिखाई का काम करती थी, जिसके कारण उनकी आँखों पर चश्मा लग गया। उनके चचेरे भाई ने उन्हें यह पंक्ति दोहराकर चिढ़ाया भी कि देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और लेखिका इससे खींचकर अंदर कमरे में जाकर आईने के सामने बार बार कभी चश्मा लगाती है, कभी उतारती है, कभी लगा कर देखती है, कभी उतार कर, और इस तरह से अपने आप को देखकर जांच करती। आगे लेखिका कहती हैं कि इस तरह से उनके जो चचेरे भाई थे वो कहते सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, लेखिका कह रही हैं, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। अब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। यानी जो उस समय जब आईने के सामने लेखिका आई तो उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा भी सिर पर लगा के देखा, वह अजीब लगा। और आज लेखिका के आँख पर, उनके चेहरे पे लगा है यह चश्मा उनके चेहरे का अभिन्न अंग बन गया है। अब इसके बिना उनको चेहरा खाली खाली लगता है, उनको आदत पड़ गई है। इसलिए आगे लेखिका कहती है कि हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका कहती हैं कि मैं अभी शिमला में रहती हूँ और मैं यहाँ टोपी लगाना पसंद करती हूँ। यहाँ कई रंगों की टोपियाँ मैंने जमा कर रखी हैं। और नीचे आया है सहज, यानी कि ये जो हिमाचली टोपियाँ हैं बड़े ही सहजता से कहीं भी उपलब्ध हो जाती हैं। सहल का मतलब होता है आसानी से या आसान, सुभीते मन को भाने वाली,
हिमाचली टोपियाँ, यानी सहज, आसान और मन को भाने वाली हिमाचली टोपियाँ लेखिका को बहुत पसंद थी। तो इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की जानकारियाँ देते हुए आज के बच्चों के बचपन से तुलनात्मक अध्ययन किया है, अपने अनुभव आपसे बांटे हैं। धन्यवाद।